हेलो एवरीवन। एक बार आप सभी का मेरे से यूट्यूब चैनल में स्वागत है। हम बात कर रहे हैं कूलाम का नियम और वैद्युत क्षेत्र के। अब तक हमने 4 वीडियोस को देख चुके हैं। आज है उसका 5वां वीडियो। इस वीडियो में एक टॉपिक और उसके बाद हम शॉर्ट नोट्स के बारे में बात करेंगे। फिर अगली वीडियो में हम सिर्फ न्यूमेरिकल के बारे में बात करेंगे। आज हम बात करेंगे एक समान विद्युत क्षेत्र रखे द्विध्रुव पर लगने वाला बल युग्म का आघूर्ण। बात करेंगे हम टॉर्क की या टॉर्क की बात करेंगे आज। फिर से देखेंगे हेडिंग क्या है आज की हमारी। एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे द्विध्रुव पर लगने वाला बल युग्म। इस बात को समझिए, अगर कोई वैद्युत क्षेत्र होगा और उसमें कोई वैद्युत द्विध्रुव थोड़ा सा वैद्युत क्षेत्र से थीटा कोण बनाते हुए अगर आप ऐसे तिरछा रख देंगे तो इस पर एक साथ में दो बल कार्य करेगा। एक बल दोनों बल मिलके इसको वैद्युत क्षेत्र की दिशा अगर ऐसे समांतर है, मतलब ऐसे है, तो ये ऐसे रखा जाएगा द्विध्रुव। ठीक है, ये ऐसे करके रखा जाएगा। अब यहाँ पे देखिए इसमें क्या होगा कि इस पे दो बल एक साथ काम करेंगे। पहला बल जो इसको ऊपर की दिशा में धकेलेगा और दूसरा बल जो इसको नीचे की दिशा में धकेलेगा। पहला ऊपर की दिशा में और दूसरा नीचे की दिशा में। तो एक साथ इस पर दो बल कार्य करते हैं जिसको प्रत्यानयन बल बोला जाता है या उसी को बल युग्म का आघूर्ण बल बोला जाता है। तो इसकी डिफिनेशन देखिए कैसे लिखेंगे। किसी विद्युत क्षेत्र में रखे द्विध्रुव या विद्युत द्विध्रुव लिखते हैं पूरा, विद्युत द्विध्रुव पर एक बल युग्म कार्य करता है जो द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र की दिशा में संरेखित करने का प्रयत्न करता है। जिसे प्रत्यानयन बल या बल युग्म का आघूर्ण कहते हैं। इसे प्रत्यानयन बल या प्रत्यानयन बल क्या बल युग्म का आघूर्ण कहते हैं। हम एक काम करते हैं, इसको मान लेते हैं। मान लेंगे एक समान वैद्युत क्षेत्र ई है, ठीक है, जिसमें 2L लंबाई का कितना 2L लंबाई का, इसमें मान लेते हैं क्यू आवेश है, इसमें मान लेते हैं प्लस क्यू आवेश है और इसकी टोटल लंबाई जो है वो आपका 2L है। ठीक है, जो इससे थीटा कोण बनाते हुए क्या किया गया है, रखा गया। मान लेते हैं कि वैद्युत क्षेत्र के साथ इसने क्या बनाया है, थीटा कोण बनाया है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, अब एक काम कर लेते हैं, इसको एक रेखा मान के इसका हम वेक्टर वियोजन करते हैं। इसका अगर वेक्टर वियोजन किया जाएगा तो यहाँ पे दो रेखाएं आएंगी। ठीक है, एक क्षैतिज दिशा में आएगी, एक ऊर्ध्वाधर दिशा में आएगी, और वही सेम चीज क्षैतिज दिशा में ऐसे करके आएगी और एक आएगी यहाँ पर आपका ऊर्ध्वाधर। हम जानते हैं किसी चीज का जब वेक्टर वियोजन किया जाता है तो दो भागों में विभक्त हो जाता है। जो नीचे वाला हो जाता है, जो क्षैतिज होता है, ये cos थीटा होता है, और जो ऊपर की दिशा में होता है वो sin थीटा होता है। तो ये हो जाएगा 2L sin थीटा। अब यहाँ पे जो चीजें की गई है इसको मानना भी पड़ेगा।
ठीक है, यहाँ पे इस चीज को मानना भी पड़ेगा। देखिए हम इसको कैसे मान सकते हैं, सीधे लिखेंगे, माना एक समान विद्युत क्षेत्र ई में एक द्विध्रुव रखा गया है, द्विध्रुव थीटा कोण पर रखा गया है, जिसकी लंबाई 2L है। क्या है? 2L है। ठीक है, तो लगने वाले बल की जब बात करेगा तो यहाँ पे बल, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो बात करेगा बल युग्म की आघूर्ण की, तो देखो यहाँ पे बल युग्म का आघूर्ण ये बराबर हो जाएगा एक बल गुणे में लंबवत दूरी का, यहाँ पे हो जाएगा एक बल युग्म का आघूर्ण और ये हो जाएगा लंबवत दूरी का। टाउ इक्वल टू ये चीज हो जाएगा, देखिए यहाँ पे बल युग्म का आघूर्ण जो उसको टाउ से दिखाएंगे। ठीक है, यहाँ पे इस बल की बात करेगा तो बल यहाँ पे जो हो जाएगा वो आप यहाँ पर F गुणे में 2L साइन थीटा। अब देखिए विद्युत क्षेत्र की परिभाषा से हम जानते हैं, विद्युत क्षेत्र की परिभाषा से E बराबर होता है F अपान में Q, तो F इक्वल टू हो जाएगा E इंटू में Q। तो E का मान हम यहाँ से रख देंगे, यहाँ से जब रखा जाएगा तो टाउ इक्वल टू हो जाएगा F नहीं E इंटू में Q 2L साइन थीटा। इस चीज को हम चाहें तो देखिए इसको लिख सकते हैं E P साइन थीटा, जहां पर आपका 2QL बराबर किसके आता है? P के। यहाँ पे 2QL बराबर किसके आता है? P के। हम उठा के यहाँ रख देंगे तो आपका आ जाएगा टाउ इक्वल टू ई पी साइन थीटा। ये आपका फॉर्मूला आ जाएगा बल युग्म के आघूर्ण का। और कौन सा बल युग्म का आघूर्ण? जो एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा गया है। अब यहाँ पर देखिए इसमें बात करता है विशेष स्थिति की, बात करता है विशेष स्थिति की। तो विशेष स्थिति में पहले की बात कर लेता है। अगर देखिए थीटा बराबर कितना हो? 0 अंश, तो याद रखिएगा तो साइन 0 अंश का मान होता है 0। ठीक है, अतः बल युग्म का आघूर्ण 0 होगा। ठीक है, पहली स्थिति में। दूसरी स्थिति में क्या हो जाए? थीटा इक्वल टू 90, थीटा इक्वल टू कितना हो जाए? 90, तो साइन 90 इक्वल टू होता है आपका 1। अतः टाउ इक्वल टू पीई आएगा। ठीक है, और थर्ड की बात करते हैं। थीटा बराबर कितना हो जाए? 180 डिग्री, तो साइन 180 अंश का जो मान होता है वो होता है -1। अतः टाउ इक्वल टू पी ई, टाउ इक्वल टू हो जाता है पीई माइनस में पीई, जो कि याद रखिएगा कि इसमें अगर पूछ लेता है कि कौन सी स्थिति में बल युग्म का आघूर्ण का जो मान है वो सबसे अधिक होगा, तो दूसरी स्थिति में सबसे ज्यादा क्या होगा? अधिक होगा। क्यों? क्योंकि देखिए तीसरी स्थिति में माइनस में चला जा रहा है, पहली स्थिति में 0 में चला जा रहा है, तो हमारे पास सिर्फ एक ही स्थिति बचती है जिसमें ये कहाँ पर पॉजिटिव में आ गया। यानी कि अगर ये जो द्विध्रुव रखा गया है ये थीटा कोण पे ना ये विद्युत क्षेत्र के लंबवत ऐसे रखा जाए, तो उस स्थिति में इस पे कार्य करने वाला जो बल युग्म का आघूर्ण होगा वो आपका मैक्सिमम होगा। इतनी बात समझ में? ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। ये चैप्टर आपका समाप्त होता है। सिर्फ इसमें अंक एक प्रश्न रह जाते हैं जिसको हम अगले वीडियो में कवर कर देंगे। जितना मेरे हिसाब से हो सकता है, जितना मुझे लगेगा कि अच्छा है, मैं कवर कर दूंगा।
अभी समय बचाने के लिए हम अगर कोई चैप्टर पढ़ चुके हैं तो उसको हम याद करने के लिए क्या करें, तो उसके लिए हमें शॉर्ट नोट की ज़रूरत होती है। शॉर्ट नोट का मतलब क्या होता है, उसे हम अपने तरीके से बनाएं। उससे हम क्या कर सकते हैं, उसको अपने तरीके से बनाएं और हर चीज़ों को लिखें। और उसको इतना शॉर्ट में लिखें कि एक वर्ड में ही हमको वो चीज़ समझ में आ जानी चाहिए कि वो क्या है। मैं एक बार कोशिश करता हूँ आपको सिखाने की ये कैसे हो सकता है। मैं एक बार कोशिश करता हूँ आपको। देखिए शॉर्ट नोट में बात करते हैं शुरू से लेकर अब तक हमने क्या पढ़ा है। चलिए, सबसे पहली चीज हमने पढ़ी थी आवेश। आवेश जो था हमारा, याद होना चाहिए कि जब दो वस्तुओं को रगड़ा जाता है तो वे वस्तुएं एक दूसरे को आकर्षित अथवा प्रतिकर्षित करने लगती हैं। इसी गुणधर्म को क्या कहा जाता है, आवेश कहा जाता है। अब यहाँ पे फॉर्मूला में देखा था Q बराबर NE, तो यहाँ पे देखिए आपको याद करने वाली चीज है क्या इसमें, यहाँ पे है इसका मात्रक। मात्रक क्या है, कूलम। और उसके बाद क्या आता है, विमा, जो कि क्या है, AT। बात समझ में, ठीक है। फिर इसके बाद बात करते हैं आवेश के प्रकार। आवेश कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, ठीक है। कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार। एक धन आवेश और आपका होता है एक ऋण आवेश, ठीक है। अब यहां पर देखिए, इसके बाद बात करते हैं कूलाम के नियम की। इसके बाद कूलाम का नियम, जिसको हमने पढ़ा था F इक्वल टू 1/4 पाई F(n0) Q1 Q2 बटे में R का स्क्वायर। ये हो जाता है F बराबर 1/4 पाई F(0) Q1 Q2 में बटे में R का स्क्वायर। इस चीज को अगर ध्यान से देखा जाए तो यहाँ पे हमने इसको कैसे पढ़ा था कि निर्वात में स्थित किन्हीं दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल तथा उनके बीच की दूरी के गुणनफल तथा उनके इस चीज को हमने कैसे पढ़ा था कि दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल उनके मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, जो कि हमने इसमें पढ़ा था। इसमें जो कुछ याद रखने वाली चीज है वो है 1/4 पाई F(0) का मान होता है 9 × 10⁹ और ये होता है न्यूटन मीटर का स्क्वायर प्रति कूलाम का स्क्वायर। और इसके अलावा F(0) का मात्रक और मान ये मायने रखता है 8.85 × 10⁻12, जो कि होता है कूलाम का स्क्वायर बटे में न्यूटन मीटर का स्क्वायर। और यहीं पे बात करते हैं F(0) का मात्रक। F(0) की मात्रा की अगर बात करता है तो यहाँ पर देखिए जो चीजें हम जो दोनों का वो रखेंगे बीमा, तो जो चीजें नीचे हैं वो जाके ऊपर माइनस में हो जाती हैं और जो नीचे प्लस में है वो माइनस में हो जाएंगे, जो माइनस में होता है वो प्लस में हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाता है, m के पावर -1 और यहाँ पे हो जाएगा l के पावर -3 और यहाँ पर होता है t और ये हो जाएगा t के पावर t और यहाँ पे t के पावर 4 वो भी प्लस में और यहाँ पर हो जाएगा a के पावर 2। ये आपके फिर इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत क्षेत्र तथा बल रेखा। किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी अन्य आवेश को लाने पर आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है उसे हम क्या कहते हैं, उसके चारों तरफ का वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। वैद्युत बल रेखा की बात किए थे, वह काल्पनिक निष्कोण वक्र जिस पर चलने के लिए कोई भी आवेश स्वतंत्र होता है उसे हम क्या कहते हैं, वैद्युत बल रेखा कहते हैं। ये देखिए शॉर्ट में अपने हिसाब से बनाओ, मैं अपने हिसाब से समझा रहा हूँ। अगर तुम्हें चीज अच्छे से समझ में आए तो अच्छी बात है, नहीं तो बुक पूरा खत्म हो चुका है, खत्म होने के बाद उसको खुद से बनाओ ताकि तुम्हें अच्छे से याद हो सके, ठीक है। वैद्युत क्षेत्र तथा बल रेखा। अब इसके बाद आता है
वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की अगर बात करता है तो हमने इस चीज को देखा था, E बराबर Q0। किसी वैद्युत क्षेत्र में रखे परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल तथा उस आवेश के मान की निष्पत्ति को हम क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। हमने देखा था कि अगर कोई आवेश रख दिया जाए तो उस पर लगने वाला बल क्या होगा, तो वो आया था F बराबर E इंटू में Q0, किसी आवेश पर लगने वाला बल की अगर बात कर लें। ठीक है, फिर इसके बाद हमने देखा था किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जो कि हमने निकाला था E बराबर 1/4πε0 Q/r का स्क्वायर। ठीक है, फिर हमने देखा था वैद्युत द्विध्रुव, इलेक्ट्रिक डाइपोल हमने देखा था। इलेक्ट्रिक डाइपोल की अगर बात करते हैं तो ये चीज जो है ये हमारा आया था P बराबर 2QL, ये आया था हमारा। ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव वह निकाय है जिसमें उपस्थित दो आवेश अथवा एक आवेश तथा उनके बीच की दूरी के गुणनफल को हम क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। अब यहां पर देखिए इसका मात्रक भी हम लोगों ने निकाला था। इसका मात्रक जो था वो क्या आएगा यहां से, कूलाम मीटर। ठीक है, फिर विमा की बात करते हैं। विमा क्या आया था, विमा आपका आया था कूलाम का होता है कूलाम का होता है AT और ये LAT, ये आया था अगर आपको याद हो तो। फिर हमने निरक्षीय स्थिति पर हमने अक्षीय स्थिति पर देखा था वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वैद्युत द्विध्रुव के कारण। देखो अक्षीय स्थिति पर आपका क्या आया था, इक्वल टू आया था 1/4πε0 Q बटे में क्यों नहीं 2P/r का Q, ये आया था अक्षीय स्थिति में। निरक्षीय स्थिति की बात कर लें तो निरक्षीय स्थिति की बात करते हैं तो निरक्षीय स्थिति को जो हमने सॉल्व किया था तो उसमें जो फॉर्मूला आया था वो आपका था E बराबर 1/4πε0 यहाँ पे P बटे में R का Q। अब देखिए इसके बाद हमने लास्ट में देखा है बल युग्म आघूर्ण। बल युग्म का आघूर्ण, अब बल युग्म का आघूर्ण जो हमने देखा है वो टाउ इक्वल टू आया है PE sin थीटा। देखिए ये तैयार हो गया आपका एक छोटा सा शॉर्ट नोट। अब ये शॉर्ट नोट तब काम करेगा जब थोड़ी बहुत चीजें आपको अच्छे से याद हो। आप याद करने के बाद ये पूरी तरीके से इसको क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, और इसको हर चैप्टर का बनाइए ताकि आपको पूरा चैप्टर एक बार में रिवीजन करने में आसानी होगी। बात समझ में आई। अब इसका एक पार्ट और आएगा जिसमें हम सिर्फ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको समझ में आए तो मेरे चैनल को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।